बेकी घर के रास्ते में ही थी जब उसके फ़ोन पर उसके डैड की कॉल आई। वो थोड़ी सरप्राइज हो गई। हाय डैड, कैसे हैं आप? बेकी ने फ़ोन अटेंड किया। कहाँ हो तुम इस वक्त? तुम्हारे हॉस्टल कॉल की तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ नहीं हो। उसके डैड ने सीधे सवाल किया, गुस्से में। हाँ, मैं बाहर आई थी डिनर के लिए, बेकी ने डरते हुए कहा। कुनकुआ के साथ? उन्होंने पूछा। जी जी डैड, बेकी ने झूठ बोल दिया। चलो, ये अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि हम कुनकुआ को पसंद करते हैं अपने सन इन लॉ के तौर पर। अच्छा है तुम दोनों जितना खुलो मिलोगे बाद में उतना ही अच्छा रहेगा। पर डैड, मैंने कभी उनके बारे में ऐसे नहीं सोचा, बेकी ने कहा। तो अब से सोचना शुरू करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे लिए बेस्ट ही चाहूँगा। उसका फ्यूचर ब्राइट है, बहुत मेहनती है, तुम्हें सपोर्ट करता है और दिखने में भी ठीक ठाक है। और क्या चाहिए? उसके डैड उसे फैसला सुना रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि बेकी क्या सोचती है। बेकी उनकी बातों के जवाब में खामोश रही। देखो बेकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को हमेशा बेस्ट मिले। कुनकुआ हमारे स्टेटस और स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। उसके साथ तुम्हारी लाइफ कंफर्टेबल रहेगी। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को हर वो चीज़ मिले जो वो डिज़र्व करती है। अब उसके डैड की आवाज़ में एक नरमी थी। जी डैड, मैं समझती हूँ। गुड, वेरी गुड, उसके डैड ने कहा। ज़्यादा देर बाहर मत रहना और जल्दी सो जाना, ठीक है? अब उसके डैड ने प्यार से कहा। ओके डैड, बेकी ने यह कहा और फ़ोन रख दिया। उसके फ़ोन पर कुनकुआ ने भी एक अपॉलजी मैसेज किया था अपने बिहेवियर के लिए। वो उस मैसेज को बार बार पढ़ रही थी। उसने आज कुनकुआ के साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन रीन के सामने न जाने क्यों वो हर चीज़, हर इंसान को भूल जाती थी। उसे ये बातें खुद भी पसंद नहीं थीं, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर हो जाती थी। उस दिन के बाद से रीन ने कभी बेकी को कॉल नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया। वो बेकी को किसी भी तरह प्रेशराइज नहीं करना चाहता था। बेकी को लगा कि शायद वो उससे नाराज़ हो गया है, लेकिन असल बात तो ये थी कि उनके फाइनल एग्ज़ाम्स आ चुके थे और अब फ्रीन, खुनकुआ, कर्क अपनी सारी दूसरी एक्टिविटीज़ को छोड़कर सिर्फ पढ़ने में बिजी थे। ये उनका आखिरी साल था और आखिरी पेपर्स। खुनकुआ भी बहुत बिजी रहने लगा था। बेकी दिन रात फ्रीन के बारे में सोचती रहती। किसी भी चीज़ में उसका ध्यान नहीं लगता, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि सामने से जाकर फ्रीन को पूछ सके। फ्रीन ने उसके कॉफ़ी शॉप में दोबारा अप्लाई किया था म्यूजिशियन की जॉब के लिए। वो जॉब तो उसे नहीं मिली, पर मैनेजर के रेफरेंस से एक क्लब में उसे जॉब मिल गई थी। बेकी ने वहाँ पता किया तो फ्रीन ने वहाँ पर भी कुछ छुट्टियाँ ले रखी थी। उसे दिन रात फ्रीन का ख्याल आता जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट, उसकी शरारतें, उसकी बातें, वो बस उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी, ना चाहते हुए भी। और सीन मूव होता है कुछ टाइम बाद। फाइनली उन लोगों के लास्ट पेपर्स ख़त्म हो चुके थे। अब सिर्फ फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार था और वो सब लोग ग्रेजुएट हो जाते। फाइनली यार, आज आखिरी पेपर देकर बहुत हल्का फील हो रहा है, कर्क ने कहा। मैं तो पूरा एक हफ्ता बीच पर पार्टी करना चाहता हूँ। वो कुछ एक्साइटेड सा कह रहा था। कुनकुआ और फ्रीन मुस्कुराकर उसके साथ ही चल रहे थे। तुम्हारा क्या प्लान है फ्रीन? अब कहीं मॉरिशियस, मालदीव्स या ऐसे ही कहीं छुट्टियों पर जाओगे? कुनकुआ ने पूछा। अभी तक कुछ सोचा नहीं, आप बताइए। मैं मैं तो बहुत जल्दी सेटल हो जाऊंगा। क्या? वो दोनों खुनकुआ को देखने लगे। सेटल हो जाएंगे? हाँ, फाइनली मेरे पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं। मैं एक लड़की में इंटरेस्टेड हूँ। अभी कुछ ही दिनों में मैं उसे प्रपोज़ कर दूंगा। मुझे यकीन है कि वो इनकार कर ही नहीं सकती मुझे। मेरे पास अच्छी जॉब है,
अब अच्छे पैसे कमाने लगूंगा। कोई भी वजह नहीं है मुझे रिजेक्ट करने की। वो कह रहा था। रीन उसे देखने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। शादी पर बुलाना मत भूलिएगा। रीन मुस्कुरा कर कह रहा था। लेकिन वो आपको पसंद करे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, पैसे या चीज़ों को देखकर नहीं। रीन कह रहा था और खुनकुआ हंसने लगा। ये बात तुम तो मत ही कहो, जो सुपर रिच है। रीन मुस्कुराया और फिर वो तीनों चलने लगे कॉरिडोर से कैफेटेरिया की तरफ। आज भी बेकी पूरा दिन फ्रीन को मिस करती रही थी। हमेशा घर जाते हुए जब वो चेरी ट्रीज के पास से गुजरती तो उसे लगता कि कहीं से फ्रीन आ जाएगा और आकर उसे मुस्कुरा कर देखकर कहेगा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, मेरे साथ म्यूजिक सुनोगी, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा। और इसी तरह के बहुत से सवाल जिन्हें सुनकर बेकी की थकन न जाने क्यों खुद ब खुद ही दूर हो जाती थी। लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं था। तभी उसे अपने फ़ोन पर एक कॉल रिसीव हुई। ये खुन कुआ की थी। हाय कुआ, कैसे हैं आप? बेकी ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने कल शाम के लिए हम दोनों के लिए एक बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट किया है। इस दफ़ा मैं इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगा। बेकी ने कहा। ठीक है, मैंने उस दिन जानबूझकर आपको इनकार नहीं किया था, कुछ ज़रूरी काम था। मैं आपको कल मिलती हूँ। उसने ये कहकर बात ख़त्म की और उसके बाद फिर चेरी के पेड़ के नीचे रीन के एहसास को महसूस करने लगी। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से रीन को याद करके आंसू गिरने लगे। वो हॉस्टल के कमरे तक गई। जहाँ जहाँ रीन को ढूंढ सकती थी वहाँ ढूंढ लिया, पर वो तो ऐसे गायब हुआ जैसे वो उसकी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं था। उसने क्लब मैनेजर को अपना नंबर दे दिया कि अगर फ़्रीन आए तो वो उसे फ़ौरन इन्फॉर्म करें। वो बस फ़्रीन को एक दफ़ा देखना चाहती थी। उसका दिल फ़्रीन को देखने के लिए बेकरार था। शाम को जब वो तैयार होकर खुनकुआ की बताई हुई जगह पर गई तो उसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। एक वेन्यू बलून्स, फ्लावर्स और लाइटिंग से सजा हुआ। खुनकुआ फॉर्मल ड्रेस में खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था, हाथ में उसके फेवरेट फ्लावर्स लिए। वो मुड़ा और बेकी के सामने घुटनों पर बैठ गया। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव कर ली है बेकी, कि मैं तुम्हें खुश रख सकूं। खुनकुआ उसे देखकर मुस्कुरा कर कह रहा था। मैंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, लेकिन तुम्हें पता है मुझे हमेशा हौसला किस बात से मिला कि इस सारी स्ट्रगल के बाद एक दिन तुम मुझे यस कह दोगी। अब वो दिन आ गया है बेकी। अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। मुझे एक फर्म से ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब ऑफर हो गई है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैंने बचपन से तुम्हें चाहा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम लोग हमारे सामने वाले घर में रहने आए थे। पिंक फ्रॉक में तुम्हारे हाथ में एक छोटी सी बार्बी डॉल थी। याद है कुछ लड़कों ने वो डॉल छीन ली थी और तुम कितना रोई थी। फिर मैंने उन्हें मारकर तुम्हें वो डॉल वापस ला कर दी थी। उस रोई हुई लड़की से मुझे कब प्यार हुआ मुझे पता ही नहीं चला। तभी से मैंने दिल में ठान लिया था कि एक दिन मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। और आज वो दिन है। अब मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए हर तरह से तैयार हूँ और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। तो अपना हाथ बढ़ाओ और मेरे नाम की अंगूठी पहन लो। ये कोई सपना नहीं, मैं सच में तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। उन कुआ ने कहा। वो उसे प्रपोज कर रहा था, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी ऑनरशिप थी। बेकी को वो रात याद आई जब फ्रीन ने उसे प्रपोज किया था। उसकी बातें, उसका झुकाव, वो पूरी तरह बेकी पर मर मिटा है। उसका वो वादा, हमेशा उसके साथ निभाने की कस्में,
वो दोनों को न चाहते हुए भी कंपेयर करने लगी। खुनकुआ शायद उसे कंफर्टेबल लाइफ दे सकता था, पर वो बेकी के साथ चलने वालों में से नहीं था। वो बेकी को अपने पीछे रखना चाहता था। रीन के पास कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो हर तरह से बेकी को अपने साथ देखना चाहता था। खुनकुआ शायद उसे कंफर्टेबल लाइफ दे सकता था, पर इक्वालिटी नहीं, शायद वो नहीं दे सकता था। रीन के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो बेकी को खुद से आगे, खुद से ऊपर रखता था। वो उन दोनों के प्रपोजल्स के बारे में सोचने लगी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। ये उस क्लब मैनेजर का था जहाँ फ्रीन जॉब करता था। आज वहाँ फ्रीन परफॉर्म करने आया था। वो मैसेज देखकर बेकी बहुत बेकाबू सी हो गई। बस उड़कर फ्रीन के पास जाना चाहती थी। अब उसके माइंड में हर चीज़ क्लियर होने लगी कि उसे क्या और कौन चाहिए। उसने उन कुआ के फ्लावर्स पीछे किए और उसकी अंगूठी लौटाते हुए बोली, कुआ, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। आई एम सॉरी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई ऐसा मिले जो आपको सच्चा प्यार करे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। कौन कुआ हैरान सा बैठा। काफ़ी देर यही सोचता रहा, बेकी ने कहा क्या? क्या वो उसे रिजेक्ट करके चली गई? उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने वो फ्लावर्स ज़मीन पर फेंके और खड़ा हो गया और पैरों से उन गुलाबों को कुचलने लगा। वहाँ पड़ी हुई हर चीज़ को अपने हाथों से तोड़ने लगा। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कैसे कैसे तुम किसी और की हो सकती हो? तुम मेरी हो, मेरी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो सारी चीज़ों को तोड़ता रहा। और सीन मूव होता है क्लब में। रीन ने आज वहाँ परफॉर्म किया था। वहाँ पर एक वेट्रेस से उसकी दोस्ती हो गई थी और उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर आज फ्रीन यहाँ परफॉर्म करने आया था। जब उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तो वो निकलने ही वाला था जब वो वेट्रेस उसके पास आकर खड़ी हो गई। फ्रीन, तुम बहुत अमेजिंग हो। ये कहकर उसने फ्रीन के गाल को छुआ। थैंक यू। ये कहकर फ्रीन ने उसका हाथ पीछे किया। मेरे साथ बाहर चलोगी? उसने पूछा। नहीं थैंक यू, मैं जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो उस वेट्रेस से अपनी जान छुड़ाकर जाता, बहुत सी लड़कियाँ जो उसके म्यूज़िक से इंस्पायर थीं उसे घेर कर खड़ी हो गईं। उससे बहुत से सवाल करने लगीं। तुम सिंगल हो? क्या काम करते हो? यहाँ पर कैसे आए? और भी बहुत सी चीज़ें। फ्रीन को समझ नहीं आ रहा था कि उन सब से जान कैसे छुड़ाए। तभी उसने कॉर्नर में खड़ी हुई बेकी को देखा जो गुस्से से उन लड़कियों को देख रही थी। फ्रीन हैरान सा उसे देखने लगा। बेकी चलती हुई अंदर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? कहाँ गायब थे? बेकी ने गुस्से से कहा। मैं काम से दूसरे शहर गया था, रीन ने डरते हुए कहा। सारी लड़कियां हैरानी से बेकी को देखने लगी। बेकी ने उसे हल्के हल्के हिट करना शुरू कर दिया, धक्के देने शुरू कर दिए। बताकर नहीं जा सकते थे। जान निकल गई थी मेरी ये सोच सोच कर के कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, किसी की परेशानी का कोई एहसास है तुम्हें? ये कहकर वो उसे धक्के देने लगी, थप्पड़ मारने लगी। वो लड़कियां उसे रोकने लगी। ओ हेलो मिस, हो कौन तुम? और उस बेचारे को क्यों ऐसे डांट रही हो? एक लड़की ने कहा। तुम तो चुप ही करो, तुम नहीं जानती, हम दोनों क्लोज हैं। क्लोज हैं? क्लोज का क्या मतलब? उस लड़की ने कहा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? उस लड़की ने पूछा। बेकी गुस्से से फ्रीन को देखने लगी। हाँ है ये मेरा बॉयफ्रेंड, मैं प्यार करती हूँ इससे। ये सुनकर उन लड़कियों से ज़्यादा फ्रीन शॉक्ड था।
वो गुस्से से सबके सामने खड़ी उस पर हक जता रही थी। क्या कहा तुमने? फ्रीन ने दोबारा कहा। बहरे हो, एक दफ़ा में सुनाई नहीं देता? तुमने उस दिन मुझसे एक सवाल किया था और बेकी अभी भी गुस्से में रो रही थी। और मेरा जवाब हाँ है, बेकी ने कहा। हाँ? फ्रीन ने दोबारा बोला। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, हाँ का मतलब भी अब मैं तुम्हें समझाऊं? वो गुस्से से कहती वहां से निकली। फ्रीन उसके पीछे लगभग दौड़ता दौड़ता उसे रोकने गया। बेकी, बेकी रुको, बेकी, बेकी, आई एम सॉरी बेकी, मैं तुम्हारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये कहकर फ्रीन उसके पीछे चलने लगा। बेकी गुस्से से मुड़ी और उसे देखकर बोली, दोबारा तुमने ऐसा किया तो जान ले लूँगी। ये कहकर उसने झटके से फ्रीन को गले लगा लिया। पता है मैं कितना डर गई थी। मैंने कितनी दुआएं मांगी कि बस एक दफ़ा तुम्हें देख लूं कि तुम सही हो। तुम्हें कुछ हुआ नहीं। मेरी सांसें रुकने लगी थी, पता है तुम्हें? और तुम यहाँ मज़े से लड़कियों में लगे हुए हो। बेकी कंप्लेन कर रही थी। फ्रीन उसकी पीठ सहलाकर बोला, मैंने किसी को अपने पास नहीं बुलाया, आई प्रॉमिस। मेरी नज़रें, मेरा दिल, मेरी जान, हर चीज़ सिर्फ एक ही लड़की के लिए है और वो तुम हो। अभी भी आसपास के लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। वो बेकी को मना रहा था। आई लव यू बेकी, आई लव यू सो मच। ये कहकर उसने बेकी को किस किया सबके सामने और आसपास के लोग क्लैपिंग करने लगे, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। बेकी की आंखों से अब भी आंसू गिर रहे थे। वो फ्रीन को अपने करीब करते जा रही थी। अब कुछ भी हो जाए, वो फ्रीन से अलग नहीं रहना चाहती थी। इन कुछ दिनों में जब फ्रीन उसके पास नहीं था, उसे दुनिया में हर चीज़ कितनी बेमायनी, कितनी बेरंग लग रही थी। वो ऐसा दोबारा फील नहीं करना चाहती थी। वो अब जो भी करेगी फ्रीन के साथ करेगी। उसने ये ठान लिया और फ्रीन को यूं ही किस करती रही। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने किस ब्रेक की तो फ्रीन ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, इतना मिस कर रही थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं की? फ्रीन ने कहा। इस बात पर बेकी एक बार फिर से नाराज हो गई। कॉल नहीं की, कॉल नहीं की, ये कहकर वो उसके सीने पर दोबारा हिट करने लगी। मैंने पिछले 2 दिन में तुम्हें हजारों कॉल्स की हैं, पर तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था। पिछले 2 दिन में? वो सोचने लगा। हाँ, वो नंबर, वो छोटा सा फ़ोन, रफ सा, जो उसने सिर्फ बेकी को दिखाने के लिए लिया था। 2 दिन पहले शायद वो कहीं खो गया था या शायद कहीं गिर गया था। ओह, तो बेकी उसे कॉल करती रही। आई एम सॉरी बेकी, मैं भूल गया, मेरा फ़ोन तो कहीं गुम गया था। उसने बेकी को दोबारा बाहों में भरते हुए कहा। आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसे कभी गायब नहीं होऊंगा। मैं अब तुमसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगा। उसने ये कहा और बेकी उसके सीने में सर छुपाए उसे टाइटली हक करके यूं ही खड़ी रही काफ़ी देर। कर्क बड़ी दिलचस्पी से उन दोनों को देख रहा था। उनके करीब आकर बोला, गुड चॉइस। उसकी बात सुनकर बेकी झटके से फ्रीन से अलग हुई। ये लड़का बहुत अलग लग रहा था, फ्रीन जैसा नहीं था। फ्रीन ने तो बहुत एवरेज कपड़े पहने थे, पर सामने खड़ा वो लड़का ब्रांडेड वॉच लगाए, ब्रांडेड कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा था। बेकी ने सोचा, शायद जैसे खुनकुआ के दोस्त अमीर हैं, फ्रीन के दोस्त भी काफ़ी अमीर हैं। वो उस लड़के को देखने लगी जो मुस्कुराकर उसी को देख रहा था। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, पर आप ये समझ सकती हैं कि मैं फ्रीन का भाई हूँ, तो इस हिसाब से आप मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। ये कहकर कर्क हंसने लगा। फ्रीन उसे देखकर बोला, सिस्टर इन लॉ भी है तो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो, ये मेरी है, सिर्फ मेरी। ये कहकर उसने बेकी को अपने पीछे छुपा लिया। कर्क हंसने लगा। हाँ हाँ भाई,
तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। और अभी पूरी दुनिया के सामने जिस तरह उन्होंने तुम पर हक जताया, सबको पता लग गया कि तुम उनके हो और वो तुम्हारी। क्यों? कर्क ने बेकी को देखते हुए कहा। बेकी मुस्कुराने लगी। फ्रीन आंखों के इशारे से कर्क को वहां से जाने के लिए कह रहा था। कर्क मुस्कुराया और उसे टीज करके बोला, अभी तो मैंने इनसे ठीक से इंट्रोडक्शन भी नहीं किया। चलिए हम तीनों कहीं बैठकर ठीक से बात करते हैं, माय डियर सिस्टर इन लॉ। वो बेकी को देखकर कह रहा था और फ्रीन खा जाने वाली नजरों से उसे देखता जा रहा था और गर्दन घुमाकर उसे गेट आउट का इशारा कर रहा था। थोड़ी देर तंग करने के बाद कर्क मुस्कुराया और वहां से चला गया। फ्रीन बेकी को देखने लगा। चले? बेकी ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद वो दोनों हॉस्टल के लिए निकल गए। हॉस्टल क्लब से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो दोनों यूं ही एक साथ बाहों में बाहें डाले चलते हुए हॉस्टल तक गए। उन दोनों ने एक हाथ से एक दूसरे को होल्ड कर रखा था, यूं ही एक दूसरे के अंदर गुम। वो चाह रहे थे कि ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। रीन को ये सब सपने सा लग रहा था। ये बेकी का ट्रू लव था, इस बात से अनजान कि असल में वो कौन है। बेकी ने उसे चुना था, इस बात ने उसके दिल को खुशी से भर दिया। अब वो जल्दी से बेकी को बताना चाहता था, एक सरप्राइज के साथ, कि वो दी फ्रीन सरोजा जंकी माँ है। जंकी माँ एम्पायर का इकलौता वारिस। अभी इस मोमेंट में वो बेकी के साथ एक अलग सा कनेक्शन महसूस कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे उन दोनों के दिल की धड़कन एक ही हो। और उसने बेकी को हॉस्टल ड्रॉप किया और खुद भी घर चला गया। बेकी जब घर पहुंची तो उसे मेट्रन से पता लगा कि कई दफ़ा उसके डैड की कॉल आई थी। उसने फ़ोन चेक किया तो बैटरी डेड हो गई थी। उसने रूम में जाकर सबसे पहले अपना फ़ोन चार्ज किया और अपने डैड को कॉल बैक की। हाय डैड, कैसे हैं आप? बेकी ने कहा। मैं कैसा हूँ? कहीं का छोड़ा है तुमने जो ऐसा पूछ रही हो? उसके डैड गुस्से से कह रहे थे। बेकी हैरान हो गई। डैड, मैंने क्या किया? उसे समझ नहीं आ रही थी। कुआ से बात हुई आज मेरी। जो कुछ तुम दोनों के दरमियान हुआ बताया उसने मुझे। तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया और रीज़न दी कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। कौन है वो? क्या ख़ानदान है? क्या स्टेटस है उसका? कहीं वो कोई उठाई गिरा तो नहीं? उसके डैड ने कहा। कोई आवारा लोफर जो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हो। उसके डैड की आवाज़ में प्रीन के लिए एक अजीब सी नफरत थी। नहीं डैड, ऐसा नहीं है वो। उसका नाम प्रीन है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर म्यूजिशियन बनने आया है। थाईलैंड में उसकी फैमिली है। उसके डैड की एक छोटी सी दुकान है और उसकी मोम वो खाना बनाती हैं, एक होटल में कुक हैं। उसकी बहन है जो टेलर है और उसका एक ब्रदर इन लॉ भी है, वो जो छोटी मोटी जॉब करता है। बेकी ने 2 ही मिनट में अपने डैड को लगभग हार्ट अटैक दे दिया था। सीरियसली बेकी? सीरियसली? तुम्हें ऐसा फटीचर लड़का ही मिला था? अगर तुमने कुआ को रिजेक्ट किया था तो मुझे लगा था कि किसी प्रिंस के लेवल का लड़का होगा जो तुमने कुआ को रिजेक्ट किया है, पर तुमने किसी फटीचर उठाई गिरे के लिए अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया। तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? उसके डैड उसे डांट रहे थे। डैड, आप एक बार उससे मिलिए तो सही, वो बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बेकी ने कहा। अच्छा माई फुट, 2-4 दिन तुम्हें घुमाएगा फिराएगा, तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और उसके बाद गायब हो जाएगा।
उसके डैड कह रहे थे, कुआ को मैं बचपन से देख रहा हूँ, वो एक अच्छा इंसान है वो, उससे बेटर नहीं मिलेगा तुम्हें। और जिस तरह का बैकग्राउंड तुम इस लड़के का बता रही हो, क्या गारंटी है कि ज़िंदगी में कुछ करेगा? म्यूजिशियन, ये भी कोई प्रोफेशन होता है? डैड, मैं भी तो आर्ट पढ़ रही हूँ, बेकी ने कहा। वो शौक के लिए पढ़ रही हो, शायद कुछ बन भी जाओ। लेकिन वो लड़का, म्यूजिशियन के साथ शादी करके क्या ही मिलेगा तुम्हें? ऐसे लोगों का कोई फ्यूचर नहीं होता, भूल जाओ उसे। नहीं डैड, बेकी ने अब थोड़ा सख्त होते हुए कहा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। शादी? ये कहकर उसके डैड ने नफरत का इजहार किया। उस उठाई गिरे से पूछो तो सही, वो तुमसे शादी करेगा भी या नहीं? मैं बताता हूँ, जैसे ही तुम शादी का नाम लोगी, वो डर कर भाग जाएगा। शादी करने के लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का होना और हिम्मत का होना ज़रूरी है। मुझे तो ये कोई लोफर लगता है, उसके डैड ने कहा। और अगर वो मुझसे शादी के लिए मान गया, तो क्या आप फिर उसे एक्सेप्ट करेंगे? बेकी ने कहा। उसके डैड चुप हो गए। वो मानेगा ही नहीं बेकी, उसके डैड ने कॉन्फिडेंस से कहा। तो ठीक है, मैं कल ही फ्रीन से पूछती हूँ और मुझे पता है कि वो मानेगा, वो मेरा हाथ थामेगा, वो मुझे इस तरह नहीं छोड़ेगा। वो मेरे साथ सीरियस है डैड। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार और ईमानदारी देखी है, वफादारी देखी है। वो हर सिचुएशन में मेरा साथ देगा। बेकी कॉन्फिडेंस से कह रही थी। गो टू हेल बेकी। ये कहकर उसके डैड ने फ़ोन बंद कर दिया। अपने डैड के साथ हुई इस बहस ने बेकी को बहुत परेशान कर दिया, खास तौर पे इस बात ने कि फ्रीन सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है, वो उसे छोड़कर चला जाएगा। और बेकी को याद आया कि जब कुछ दिन पहले फ्रीन गायब हुआ था, तो चाहकर भी वो उसे ढूंढ नहीं पाई थी। अगर कभी दोबारा फ्रीन उसे छोड़कर चला गया तो वो क्या करेगी? नहीं, फ्रीन ऐसा नहीं करेगा। फ्रीन उससे प्यार करता है, उसे फ्रीन पर पूरा भरोसा था। वो यही सब सोचती रही। और सीन मूव होता है सुबह। फ्रीन आज बहुत खुश था। आज वो बहुत अच्छे से तैयार हुआ था और बस बेकी के हॉस्टल ही आने वाला था, ताकि उसे बता सके कि असल में वो कौन है। उससे पहले उसे कर्क की कॉल आई। क्या हुआ सुबह सुबह तुम्हें? फ्रीन ने फ़ोन उठाते ही कहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हें बहुत कुछ होने वाला है। क्या? क्या होने वाला है मुझे? फ्रीन ने पूछा। बेकी हॉस्टल में आई, तुम्हारा पूछ रही है, कर्क ने कहा। ओह, तुम उसे कहो कि मैं उसे अ, कॉलेज के कैफेटेरिया में मिलूँगा, फ्रीन ने कहा। ठीक है, मैं उसे बता देता हूँ, तुम उसे 1 घंटे तक कैफेटेरिया में मिलोगे। और अपनी गर्लफ्रेंड को अपना नंबर तो दो यार। ये कहकर कर्क ने थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार किया। फ्रीन ने फ़ोन रख दिया। आज उसे सिर्फ नंबर नहीं, हर चीज़ दूंगा मेरे भाई, फ्रीन ने ये सोचा और मुस्कुराकर कैफेटेरिया के लिए चल पड़ा। 1 घंटे बाद जब वो कैफेटेरिया में पहुंचा, तो बेकी एंजाइटी में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने उसके ब्रांडेड कपड़ों को, उसके तरीके से बने बालों को या उसके स्टाइल को नहीं देखा। उसने बस फ्रीन का चेहरा देखा और झटके से खड़ी हो गई। बेकी क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? फ्रीन ने कहा। तुम अपने लिए एक नंबर ले लो, मैं कितना परेशान हुई आज भी, बेकी ने कहा। अचानक तुम यूं ही गायब हो जाते हो, बेकी ने कंप्लेन की। हाँ पापा, ये देखो, मैंने कितना अच्छा फ़ोन लिया है और इसका नंबर मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। ये कहकर फ्रीन ने अपने नंबर से बेकी को मैसेज किया। अब मेरी प्रिंसेस मुझे बताएगी इतनी नाराज़ क्यों है? फ्रीन प्यार से उसे देखकर पूछ रहा था। प्यार करते हो मुझसे? बेकी ने सीधा सवाल किया। कोई शक है तुम्हें? फ्रीन ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। वो मुस्कुराहट जिसे देखकर हमेशा बेकी पिघल जाती थी। बेकी ने अपने पर्स में से एक रिंग निकाली, एक खूबसूरत प्लेटिनम रिंग, जिसे लेने के लिए
उसने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने जाकर अपने लिए ये रिंग ली थी। इसमें इनिशियल्स थे उन दोनों के नाम के, FB। वो रिंग लिए उसके सामने खड़ी थी, आंखों में सवाल लिए, शादी करोगे मुझसे? रीन उसके इस अचानक प्रपोजल पर घबराया, हैरान सा उसे देखने लगा। क्या? अभी? हाँ अभी, अभी पूछ रही हूँ मैं तुमसे, शादी करोगे मुझसे? वो हाथ में रिंग लिए गुस्से से उसे देखकर पूछ रही थी। हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा, तुम ही से करूँगा, पर क्या? बेकी ने कहा। तो फिर पहन लो ये अंगूठी और हम 1-2 दिन में ही शादी करेंगे। मैं तुमसे कमिटमेंट चाहती हूँ, क्या दोगे मुझे कमिटमेंट? वो फ्रीन से पूछ रही थी। कैफेटेरिया के सारे लोग उन्हें देखने लगे। बेकी, हुआ क्या है? तुम मुझे सारी बात बताओ, तुम अभी बहुत घबराई हुई और परेशान लग रही हो। बेकी को उसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए था। तुम मुझसे 1-2 दिन में शादी करोगे, हाँ या ना? उसने पूछा। प्रिंस पजल सा उसे देखता रहा। अभी तो उसने बेकी को ये भी नहीं बताया था कि वो कौन है। अभी तो उसने अपने पेरेंट्स को बेकी के बारे में नहीं बताया था। बेकी, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, आई प्रॉमिस, पर इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी है, मुझे आजकल में ही शादी करनी है, बेकी उसे देखकर कह रही थी। प्रिंस कोई जवाब नहीं दे पाया, वो हैरान सा उसे देखता रहा। ओह, तो मेरे डैड ठीक कह रहे थे, तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, लोफर कहीं के। वो प्रिंस को देखकर चिल्लाने लगी। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ गई और तुम पर भरोसा कर लिया, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर उसने रिंग प्रिंस के मुंह पर दे मारी और अपना बैग उठाकर वहां से चल पड़ी। अभी कल रात को ही तो उसने प्रिंस से अपने प्यार का इजहार किया था और आज सुबह ही हाथ में रिंग लिए उसे प्रपोज कर रही थी, वो भी 1-2 दिन में शादी करने के लिए। उसे तो ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, समझ नहीं पा रहा था क्या करे क्या ना करे। बेकी गुस्से से चली गई। रीन ने वो रिंग उठाई जो बेकी ने उसके लिए ली थी, जिस पर उन दोनों के नाम के इनिशियल्स थे। उसने उस रिंग को मुट्ठी में दबाया और पैंट की पॉकेट में रख लिया। बेकी हॉस्टल में आई और अपने रूम में जाकर रोने लगी। रीन का पजल चेहरा उसे इनकार लगा। शादी से उसके डैड की कही बातें उसे परेशान कर रही थीं। वो बहुत घबराई हुई थी। जिंदगी में पहली बार अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर उसने कोई फैसला लिया था। वो अपनी चॉइस के गलत होने से डर रही थी और फ्रीन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इस बात को उसने फ्रीन की बेवफाई मान लिया कि वो सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फ्रीन रिवर साइड पर बैठा उस रिंग को ही देखता जा रहा था। कर्क उसके साथ था। तो तुमने क्या सोचा है? कर्क ने कहा। फ्रीन उसे देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही कर्क, मैं कैसे समझाऊं बेकी को? फ्रीन परेशान सा बोला। थोड़ी सी इमोशनल है वैसे वो लड़की। अभी एक भी दिन नहीं हुआ तुम दोनों को साथ आए और वो तुम्हें अपने साथ बांध देना चाहती है, कर्क ने कहा। फ्रीन गुस्से से उसे देखने लगा। ऐसी बात नहीं है, वो परेशान थी किसी बात पर, फ्रीन ने कहा। बेकी का यूं चले जाना और उसकी कॉल्स का ना उठाना इस बात का सबूत था कि बेकी अब उसे छोड़कर जा चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बेकी को कभी भी खुद से अलग नहीं होने देगा। वो दोनों काफ़ी देर वहीं बैठे रहे और फिर फ्रीन के घर आ गए। घर आकर
उसने लैपटॉप पर अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल की। अलिसारा भी उनके साथ ही थी। हाय फ्रीन, कैसा है मेरा बेटा? उसकी मॉम ने हमेशा की तरह पूछा। लास्ट पेपर्स तो हो गए हैं साहबजादे के, अब तो पार्टी चल रही होगी। उसके डैड मुस्कुरा कर कह रहे थे। मैं तुम्हें लिस्ट भेज रही हूँ। रिजल्ट के बाद जब थाईलैंड आओगे तो वो सारा सामान लेते हुए आना, अलिसारा ने कहा। थोड़ी देर फ्रीन की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो वो सब परेशानी से फ्रीन को देखने लगे। फ्रीन, बेटा कुछ हुआ है? फ्रीन की मॉम ने पूछा। मॉम, मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे कमिटमेंट चाहती है। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स थोड़े से शॉक्ड रह गए। कौन कौन है वो? उसकी मॉम ने पूछा। वो मुझे यहाँ लंदन में ही मिली मॉम। उसके डैड एक कोच हैं, बेसबॉल कोच, और उसकी मदर एक हाउसवाइफ हैं। दोनों फुकेट में रहते हैं। रीन ने कहा। और और बस मॉम, मुझे बस इतना ही पता है उनके बारे में। और तुम उससे शादी करना चाहते हो? उसके डैड हैरानी से उसे देखने लगे। हाँ डैड, मैं उससे 1-2 दिन में ही शादी करना चाहता हूँ। अगर मैंने अभी उससे शादी नहीं की तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। प्रीन परेशान सा उन्हें कह रहा था। वो सब लोग उसका चेहरा देख रहे थे। पर फ्रीन, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होती, हमें उसके पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम लोग थाईलैंड आओगे तो हम तरीके से सबको कर सकते हैं। उसकी मॉम ने कहा। ये सब तो तब होगा ना मॉम, जब वो मेरे प्यार पर यकीन करेगी। अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मेरे प्यार पर यकीन नहीं करेगी और मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ मॉम। ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैंने उसे अभी जवाब नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़कर चली गए, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। मुझे नहीं लगता मैं उसके बिना जी पाऊंगा। रीन की ये बात सुनकर दूसरी तरफ खामोशी रही। अलिसारा और रीन की मॉम रीन के डैड को देखने लगे, जो खामोशी से रीन को देख रहे थे। उसकी आंखों में परेशानी थी, डर था अपने प्यार को खो देने का। उन्होंने उसे देखकर कहा, क्या वो लड़की इतनी ज़रूरी है? यस डैड। क्या पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ चल पाएगी? यस डैड। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगी। वो हमेशा मेरा साथ देगी। उसके डैड ने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर कर लो शादी। रीन को उनकी परमिशन पर यकीन नहीं आया। क्या डैड, सीरियसली? हाँ हाँ, कर लो शादी। मरने से तो अच्छा है ना कि तुम शादी कर लो। ये कहकर उसके डैड मुस्कुराने लगे। उसकी मॉम और अलीसारा भी उसके डैड को देखकर मुस्कुराने लगे। हमें दिखाओ तो सही कि वो लड़की है कैसी, अलीसारा ने एक्साइटेड होते हुए कहा। अभी नहीं, सरप्राइज है। आपकी बहू को जब थाईलैंड लेकर आऊँगा तब आपको दिखाऊंगा कि वो कैसी है। देखकर बताइएगा मेरी चॉइस को, रीन ने कहा, और वो हंसने लगे। ठीक है, अगर तुम उसके बिना जी नहीं सकते तो जाओ अपना बना लो उसे। तुम मेरे बेटे हो, हार कर मत आना, उसके डैड ने कहा, और वो मुस्कुराने लगा। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। बेकी बहुत गुस्से में थी और फ्रीन की कॉल्स अटेंड नहीं कर रही थी, ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दे रही थी। वो बहुत गुस्से में तैयार हो रही थी। तभी एक अननोन नंबर से उसे कॉल आई। उसने फ़ोन रिसीव किया तो सामने कर्क था, परेशान सा। हाय हाय बेकी, कर्क की परेशान आवाज़ सुनकर बेकी ठहर गई। कर्क, सब ठीक है? बेकी ने कहा। कर्क को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फ्रीन के कहने पर उसने कॉल की थी। तभी फ्रीन ने उसके सामने एक नोट किया जिस पर कुछ लिखा था और उसे इशारा करने लगा कि वो बस लाइंस बोले। कर्क ने हैरानी से फ्रीन को देखा और फिर लाइंस बोलने लगा। बेकी, फ्रीन बहुत स्ट्रेस में था तो मुझसे झगड़ा करके चली गई और उसकी बातों का जवाब भी नहीं दे रही थी। तो फ्रीन ने क्या?
बेकी परेशान सी से पूछने लगी, क्या हुआ है फ्रीन को? वो ठीक तो है ना? उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसकी परेशान आवाज़ सुनकर कर्क भी ठहर गया और फ्रीन को देखने लगा, जो अब भी नोट पढ़ने का इशारा कर रहा था। नहीं बेकी, फ्रीन ठीक नहीं है, कर्क ने नोट पढ़ते हुए कहा। फ्रीन बहुत डिप्रेस था और उसने साइनाइड पी लिया है। ये पढ़कर कर्क फटी आंखों से फ्रीन को देखने लगा, जो मजे से बैठा ऑरेंज जूस पी रहा था। क्या? साइनाइड पी लिया है? कहाँ है वो अभी? कौन से हॉस्पिटल में है? मैं अभी आ रही हूँ, बेकी ने परेशान होकर कहा। हॉस्पिटल में नहीं है वो। कल जिस कैफेटेरिया में तुम आई थी उसे प्रपोज करने, वो वहीं पर है। वहाँ पर क्या कर रहा है? आप उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? उसकी उसकी कंडीशन ख़राब हो रही होगी। प्लीज़ उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाइए, बेकी परेशान सी कह रही थी। फ्रीन कर्क को ना का इशारा करने लगा। नहीं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वो जाने को तैयार ही नहीं। वो पहले तुम्हें देखना चाहता है, वरना वो नहीं जाएगा। साइनाइड असर कर रहा है, तुम जल्दी आओ। उसका ये कहना था कि बेकी जितनी जल्दी हो सके कैफेटेरिया के लिए निकल गई। वो गुस्से से फ्रीन को देख रहा था, जो मज़े से ब्रेकफास्ट कर रहा था। उस बेचारी की जान अटकाकर, भूख उड़ाकर तुम मज़े से नाश्ता कर रहे हो। क्रूअल आदमी, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? कर्क ने कहा। फ्रीन ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसे बुलाने का बस यही तरीका था, ट्रस्ट मी, फ्रीन ने कहा, और कर्क मुंह बनाने लगा। बहुत ही बुरे हो तुम, पता है तुम्हें? फ्रीन ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बेकी के लिए एक एक मिनट गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। फ्रीन इतनी बुरी हालत में भी सिर्फ उसे देखना चाहता है, ये जानकर उसका दिल बेचैन हो गया था। जितनी जल्दी हो सके वो उस कैफेटेरिया में पहुंची जहां वो कल फ्रीन से मिली थी। जैसे ही वो कैफेटेरिया के मेन डोर से अंदर आई, उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी नज़रें हर जगह फ्रीन को ढूंढ रही थी। इस तरह फूल गिरते देखकर वो हैरान हो गई। सामने कर्क खड़ा था। उसने कर्क को देखते ही पूछा, कर्क, फ्रीन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ अभी भी डरी हुई थी। फ्रीन सामने से चलता आया, मुस्कुराता हुआ। बिल्कुल ठीक। बेकी भाग कर गई और जाकर झटके से उसे गले लगा लिया। आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? बेकी ने परेशानी से कहा। मेरी एंटीट्यूड तो तुम हो मेरी जान। तुम आ गई हो तो बड़े से बड़ा जहर मुझ पर कोई असर नहीं कर सकता, फ्रीन रोमांटिक होते हुए कह रहा था। बेकी ने गुस्से से उसे दूर किया। ये कोई तरीका है? ये कोई मजाक है? मैं परेशान हो गई थी। मुझे लगा 2 मिनट और अगर मैंने आपको ना देखा तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। वो गुस्से से कह रही थी। ऐसे कैसे रुक सकती हैं आपकी सांसें? मेरी सांसें आपके साथ चलती हैं और आपकी सांसें मेरे साथ। ये कहकर फ्रीन मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखने लगा। कल आपने मुझसे एक सवाल किया था मिस रेबेका, मैं आज उसका जवाब लेकर आया हूँ। ये कहकर फ्रीन अपनी नीज पर बैठा। वैसी ही एक प्लेटिनम रिंग जो बेकी ने उसके लिए बनवाई थी, उसने एग्जैक्ट वैसे ही बेकी के लिए भी बनवा ली। एक खूबसूरत प्लेटिनम रिंग जिस पर इनिशियल्स थे, FB, और उसने सबके सामने बेकी को रिंग पहना दी। सब लोगों ने उन्हें क्लैपिंग करके कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसके बाद बेकी ने भी रिंग फ्रीन को पहना दी। वो दोनों बहुत खुश थे। उसने बेकी का चेहरा थामते हुए कहा, कल के लिए आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं खो सकता। हम कल ही शादी करेंगे। उसके ये कहने की देर थी कि बेकी की आंखें खुशी से चमकने लगी और वो दोनों कैफेटेरिया में सबके सामने एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे।
वो किस कर रहे थे और दूर खड़े एक इंसान की आंखें उन्हें ऐसे देखकर जल रही थीं। ये खून कुआं था। थोड़ी देर पहले प्रीन ने उसे कॉल करके बहुत जोर देकर बुलाया था। वो आज उस लड़की को प्रपोज करने वाला था जिससे वो प्यार करता था। वो लड़की बेकी निकलेगी ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो दोनों कैसे मिले, एक दूसरे से कैसे प्यार हो गया उन्हें। और बेकी के डैड तो कह रहे थे कि उसे किसी गरीब लड़के से प्यार हुआ है, पर फ्रीन तो गरीब नहीं था। ये सब बातें उसके दिमाग में घूमती जा रही थीं। बेयकीनी से चलता जब वो उन दोनों के करीब आया तो बेकी उसे पहचान कर बोली, हुनकुआ आप? ये कहकर बेकी ने हुनकुआ को गले लगा लिया। रीन हैरान सा बेकी और हुनकुआ को देखने लगा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? रीन ने कहा, हाँ, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, बहुत अच्छे। बेकी मुस्कुराकर कह रही थी। रीन हुनकुआ को देखने लगा जो हैरानी से उसी को देख रहा था। और ये वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कुआ? बेकी ने कहा, मुझे तो लगा था आप आएंगे ही नहीं। मेरे इतने इम्पोर्टेंट डे पर आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको यहाँ का पता कैसे चला? बेकी पूछ रही थी। हुनकुआ अभी भी फ्रीन को देख रहा था अजीब सी नज़रों से। ये दोस्त है मेरे। बेकी हैरानी से हुनकुआ और फ्रीन को देखने लगी। सीरियसली? आप दोनों दोस्त हैं? कर्क भी वहीं आ गया। यार ये तो डबल कोइंसिडेंस हो गया। कुआ, आपके तो बड़े कनेक्शंस हैं। कर्क ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फ्रीन हुनकुआ की हैरानी को समझ रहा था। उसका हाथ पकड़कर वो उसे साइड पर ले गया। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा हुनकुआ से कुछ बात करना चाहता हूँ। ये कहकर वो दोनों एक तरफ चले गए और कर्क बेकी को छेड़ने लगा। उसे अपनी सिस्टर इन लॉ कहकर चिढ़ाने लगा। कुआ, मैं आपको सब समझाता हूँ। रीन ने कहा, पहले तो मुझे ये समझाओ कि बेकी और तुम मिले कैसे, और वो ये क्यों कह रही है कि तुम गरीब हो? उसने अपनी फैमिली में सबको यही बताया है कि उसे किसी गरीब लड़के से प्यार हुआ है। उन कुआ ने पूछा। मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि, और उसने सारी स्टोरी खुनकुआ को बताई। उनका मिलना, एक दूसरे से अट्रैक्ट होना और कल बेकी का उसे सबके सामने प्रपोज करना। खुनकुआ हैरान था, परेशान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसे किसी भी तरह इस शादी को रोकना था। क्या वो बेकी को फ्रीन की असलियत बता दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बेकी के पेरेंट्स को पता लग गया कि फ्रीन सरोजा चंग की माँ है, तो भला उन्हें क्या एतराज़ होगा? वो तो खुशी खुशी बेकी की शादी फ्रीन से कर देंगे। नहीं, उसे किसी भी तरह उन दोनों को अलग करना था। फ्रीन, यार, बाकी बातें ठीक हैं, पर तुम दोनों को कल शादी करने की क्या ज़रूरत है? मतलब मैं बेकी से बात करता हूँ, अंकल से भी बात करता हूँ। तुम लोग जब थाईलैंड जाओगे तब शादी कर लेना। अभी शादी के लिए बहुत जल्दी है। और मैं बेकी को नहीं बताऊंगा कि तुम असल में कौन हो। उन कुआ ने कहा। थैंक्स कुआ, ये कहकर फ्रीन ने उन कुआ को टाइटली हग किया। पर शादी तो कल ही होगी। मैंने अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बता दिया है। वो बहुत खुश हैं और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है। अभी हम एक छोटी सी वेडिंग करेंगे और जब हम थाईलैंड जाएंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा बेकी को। फ्रीन ने कहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना फ्रीन, अभी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। उन कुआ ने फिर उसे रोकने की कोशिश की। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम थाईलैंड में दोबारा शादी करेंगे। अभी तो
मैं सिर्फ रिलीजियस वे में बेकी से शादी करना चाहता हूँ ताकि मैं उसे अपनी कमिटमेंट शो कर सकूँ। रीन किसी तरह मानने वाला नहीं था। उन कुआ ने रीन और बेकी दोनों को समझाने की कोशिश की, पर वो दोनों बिल्कुल नहीं माने। और सीन मूव होता है अगले दिन। सब दोस्तों की मौजूदगी में उन दोनों ने चर्च में एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाईं। वही रिंग्स जो उन्होंने एक दूसरे को प्रपोजल में पहनाई थी, दोबारा से रिंग्स एक्सचेंज करके उन्होंने शादी की। सब लोग उनके लिए खुश थे, उनके लिए क्लैप कर रहे थे, सिवाय उस एक इंसान के जिसकी आंखें उन्हें एक साथ देखकर जल रही थीं। वो खून कुआं था। उसने रीन को अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल पर लेने से रोक दिया था ताकि वो लोग बेकी को ना ही देखें। किसी भी तरह वो रीन और बेकी को अलग करना चाहता था। उसने इस शादी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत के आगे भला कोई जीत सका है? और फाइनली वो दोनों मैरिड थे, एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। शादी के बाद बेकी ने अपने डैड को वीडियो कॉल पर लिया, जो उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर हैरान हो गए। डैड, बेकी, ये क्या कर रही हो तुम? ये कैसे कपड़े पहने हैं? कहाँ हो तुम? उन्होंने उसे देखकर परेशानी से कहा। डैड, आपने कहा था ना कि अगर रीन अपनी कमिटमेंट शो करेगा तो आप हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। रीन ने अपनी कमिटमेंट शो कर दी डैड, हमने शादी कर ली। बेकी मुस्कुरा कर कह रही थी और उसने वीडियो कॉल पर फ्रीन को भी लिया। ये है मेरे हस्बैंड फ्रीन, फ्रीन सरोजा। उसने अपने पेरेंट्स को फ्रीन से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने हाथ जोड़कर उन्हें ग्रीट किया। बेकी, मुझे तुमसे इस पागलपन की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके डैड गुस्से से बोले, पर डैड आपने ही तो कहा था। गेट अप। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे किए हुए इस मजाक को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? मैं कभी तुम दोनों की शादी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बंद करो इस तमाशे को। बेकी रोने लगी, पर डैड आपने तो कहा था। क्या गारंटी है कि ये शादी चलेगी? ये लोफर आवारा तुम्हें कहीं पर भी ले गया, शादी कर ली और अब हमें बता रही हो? दिमाग है या नहीं, बेवकूफ़ लड़की? वो गुस्से से कह रहे थे। बेकी की आंखों से आंसू गिरने लगे। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ये कहकर उसके डैड ने फ़ोन बंद कर दिया। रीन ने बेकी को बाहों में भरा। इट्स ओके बेबी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेकी रो रही थी। तभी उसकी मॉम की कॉल आई। बेकी ने फ़ोन अटेंड किया। मॉम, मैं फ्रीन से बहुत प्यार करती हूँ मॉम, फ्रीन बहुत अच्छा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, उसने रोते हुए कहा। उसकी मॉम ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुमने उसे चुन लिया है बेकी, तो बस उसका हाथ मत छोड़ना और उसका साथ मत छोड़ना। मेरी उससे बात करवाओ, उसकी मॉम ने कहा। और बेकी ने फ़ोन फ्रीन को पास कर दिया। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर अगर मेरी बेटी ने पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हें अपनाया है तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा उसका ख्याल रखना, उसे कभी छोड़ कर मत जाना, चाहे कैसे भी हालात हों। वो रिक्वेस्ट कर रही थी। रीन मुस्कुराया। मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बेकी का बहुत ख्याल रखूंगा। रीन दिल में सोच रहा था, एक दफ़ा वो थाईलैंड चले जाएं तो वो अपने पेरेंट्स को मनाएगा ताकि वो दोबारा से बेकी के घर जाकर ऑफिशियली उसका रिश्ता मांगे। अभी सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करे। बेकी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसके पेरेंट्स और ऊपर से ये शादी, सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था उसकी ज़िंदगी में। इन सब बातों में जिस एक चीज़ की उसे खुशी थी वो ये कि अब वो और बेकी एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ गए थे। उसने बेकी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ
तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, रीन ने ये कहा और मुस्कुराकर बेकी को देखने लगा। मुझे तुम्हारे हर वादे पर यकीन है मेरी जान, बेकी ने कहा और वो दोनों मुस्कुराने लगे। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? बेकी ने पूछा। रीन ने मिस डुनपिन का दरवाज़ा खोला और बेकी को अपनी कार में बिठाया। मिस डुनपिन, ये गाड़ी आपके पास कैसे आई? उसने फ्रीन से पूछा। फ्रीन अभी हर चीज़ अचानक बेकी को नहीं बता सकता था। वो मैंने अपने एक दोस्त से हायर की है, ये कहकर उसने गाड़ी चला दी। आपका और खुनकुआ का सेम दोस्त। खुनकुआ जब मुझे एयरपोर्ट लेने आए थे तब वो भी मिस डुनपिन को लेकर आए थे, उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा। आपके ये दोस्त शादी में नहीं आया? बेकी ने पूछा। नहीं, वो मैनचेस्टर गया था किसी काम से, पर उसने कार दी थी मुझे, रीन ने कहा। और हम जा कहाँ रहे हैं? बेकी ने पूछा। जहाँ तक वो जानती थी वो दोनों हॉस्टल में रहते थे, तो फ्रीन उसे कहाँ ले जा रहा था? थोड़ी देर बाद फ्रीन उसे कंट्री साइड पर एक छोटे से घर में ले गया। वो घर जिसे देखकर बेकी हैरान रह गई। फ्रीन, ये तो मेरा डिज़ाइन है, बेकी ने कहा। वो अंदर गई और हैरानी से उस घर को देखने लगी। बहुत पहले उसने फ्रीन को अपना डिज़ाइन किया हुआ एक ड्रीम हाउस दिखाया था, एक ऐसा घर जो वो अपने सपनों में देखती थी, और फ्रीन आज उसे ऐसे ही एक घर में ले आया था। वो हैरानी से हर चीज़ को देख रही थी। ये सब कितना खूबसूरत है। ये किसका घर है? हमारा, फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा। हमारा? मैंने लीज पर लिया है, फ्रीन ने कहा। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मेरा ड्रीम हाउस था। हाँ जानता हूँ, बहुत कोशिश के बाद ऐसा घर मिला है मुझे, फ्रीन ने कहा। जबकि सच तो ये था कि जिस दिन बेकी ने उसे ये घर दिखाया था, तभी से उसने कर्क की मदद से इस घर को तैयार करवाना शुरू कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि बेकी उसे चुन लेगी, और जब वो उसे अपनी असलियत बताएगा तो सबसे पहले वो उसे इस घर में लेकर आएगा, उनका ड्रीम हाउस। लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे सब कुछ बताने का वक्त ही नहीं मिला। वो बड़ी खुशी से अपने घर को देख रही थी। फ्रीन, ये सब कुछ एक सपने सा लगता है ना? उसने मुस्कुराकर फ्रीन को देखा। तुम्हें अपना घर पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं थीं। फायरप्लेस और बहुत ही खूबसूरत घर, पूरी तरह हीटेड। लेकिन अभी बहुत सा सामान खरीदने वाला था। अभी घर में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं फ्रीन, पर हम धीरे धीरे ले लेंगे। यहाँ पर एक ग्रे स्मोकी सोफ़ा होगा, वहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया, और यहाँ पर हम प्लांट्स लगाएंगे। वो देखकर खुशी से कह रही थी। फ्रीन मुस्कुराकर उसे देखने लगा और पीछे से उसे बाहों में थाम लिया। फिर धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, हाँ, सही कह रही हो तुम। घर में अभी ज़रूरत की सारी चीज़ें नहीं हैं, पर आज हमारी वेडिंग नाइट है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैंने सेटल कर दी है। बेकी उसकी बात सुनकर शर्मा गई। फ्रीन ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, मैंने इस दिन का हमेशा सपना देखा था जब तुम पूरी तरह से मेरी हो। ये कहकर उसने बेकी को बाहों में भर लिया और पैशनेटली किस करते हुए स्टेयर्स चढ़कर अपने मास्टर बेडरूम में ले आया। एक खूबसूरत कमरा, सेंटेड कैंडल्स और वाइट ऑर्किड से सजा हुआ। बेकी अभी भी फ्रीन की बाहों में थी। फ्रीन ने लाकर उसे बेड पर बिठा दिया और खुद उसके पास उसके पैरों में बैठ गया और उसकी गोद में सर रख दिया। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो बेकी,
इस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर सपने को पूरा करूँगा। बेकी को उसकी ये बातें बहुत प्यारी लग रही थीं। अपनी पूरी दुनिया को छोड़कर उसने फ्रीन को अपनाया था। फ्रीन उठा और उसके करीब आकर बैठ गया। उसने दोनों हाथों में बेकी के चेहरे को थाम लिया, जो अब बहुत लाल हो रही थी। वो धीरे धीरे बेकी के करीब आने लगा। आई लव यू बेकी, आई लव यू सो मच। ये कहकर उसने बेकी की अपर ड्रेस ओपन कर दी और धीरे धीरे उसके होंठ बेकी की नेक से लेकर उसके शोल्डर्स तक मूव करने लगे। उसके हाथ बेकी को टीस करने लगे। बेकी ने दोनों हाथों से उसे थाम रखा था, आंखों को मजबूती से बंद कर रखा था। जिंदगी में पहली बार उसने ऐसा कुछ महसूस किया था। दिल की धड़कनें थी कि काबू में आ ही नहीं रही थी। रीन उसे अपने ऊपर हर जगह महसूस हो रहा था। उसने रीन का चेहरा थामा और उसकी आंखों में देखकर बोली, मैंने दुनिया से लड़कर तुम्हें चाहा है रीन। मेरी चाहत को कभी गलत साबित मत होने देना। रीन ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमते हुए कहा, कभी नहीं, आई प्रॉमिस। उसके वादे पर तो आंसू बेकी की आंखों से निकले और उसके गालों पर बह गए। रीन ने अपने हाथ से वो आंसू साफ किए। ढलती रात में वो दोनों एक दूसरे में गुम होने लगे। रीन ने बेकी की पूरी ड्रेस को ओपन कर दिया। जैसे ही उसने ये किया, बेकी ने खुद को कंफर्टर के अंदर छुपा लिया। रीन मुस्कुराया और सारी लाइट्स ऑफ कर दी, सिवाय हेडबोर्ड की लाइट के, ताकि बेकी कंफर्टेबल रहे। उसके बाद वो भी अपनी पूरी ड्रेस ओपन करके बेकी के टॉप पर आ गया। उसके हाथ धीरे धीरे बेकी के कर्व्स को छूने लगे। वो उसे हर जगह किस करने लगा। बेकी के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। रीन बहुत सॉफ्टली उसे हर जगह किस कर रहा था। आज उन दोनों के दरमियान कोई भी दीवार नहीं रही थी। वो दोनों पूरी तरह से एक हो गए। रीन उसे किस करता नीचे आने लगा। रीन, बेकी बहुत तेज सांसें लेने लगी। रीन ने धीरे धीरे उसकी चेस्ट को लिक करना शुरू कर दिया। बेकी बेकाबू होने लगी। रीन, ये आप क्या कर रहे हैं? उसने ये कहा और रीन मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे वो अपनी टंग से बेकी की पूरी बॉडी को टेस्ट करने लगा। बेकी उसे खुद से और भी करीब करने लगी। वो धीरे धीरे उसे किस करता नीचे जाता रहा और जब वो बेकी के सेंसिटिव स्पॉट को टच करने लगा तो बेकी ने दोनों हाथों से खुद को छुपा लिया। रीन, वहाँ नहीं प्लीज। क्यों? रीन ने उसे देखकर कहा, इट्स इट्स डर्टी। वो तेज होती सांसों के साथ बस यही कह पाई। रीन मुस्कुराने लगा। बट आई वॉन्ट टू टेस्ट यू बेबी, उसने ये कहा और बेकी एक दफा फिर शर्मा गई। उसने बेकी के हाथों को अपने कंधों पर रखा और अपने चेहरे को बेकी के सेंसिटिव स्पॉट के करीब ले गया और उसे धीरे धीरे लिक करने लगा। वो लिक कर रहा था। बेकी अजीब सी गर्मी अपनी बॉडी में महसूस कर रही थी। आज से पहले कभी उसने ऐसा महसूस नहीं किया था। रीन वो पहला इंसान था जो उसे छू रहा था, उसे इतने करीब से पा रहा था। वो यूं ही रीन की बाहों में पिघलती रही और अचानक ही उसकी टेंस बॉडी एक्सप्लोर कर गई। रीन,
फ्रीन हट जाइए, इट्स इट्स कमिंग, उसने कहा। पर फ्रीन ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया और थोड़ी देर में बेकी ने कंप्लीट कर लिया। उसे अपनी बॉडी बहुत पावरलेस लग रही थी। फ्रीन मुस्कुराकर उसे देख रहा था। मैंने आपसे कहा था ना, देखिए आपके सारे लिप कितने खराब हो गए हैं। ये कहकर वो फ्रीन के लिप्स को साफ करने लगी। फ्रीन ने उसके हाथों को चूम लिया, उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा टेस्ट बहुत स्वीट है। ये कहकर वो मुस्कुरा रहा था। बेकी बहुत शाय फील कर रही थी। फ्रीन, उसने नजरें चुरा ली। थोड़ी देर में फ्रीन ने उसके चेहरे को थाम कर कहा, ये तो सिर्फ स्टार्ट है बेबी, आज मैं तुम्हें पूरी तरह पाना चाहता हूँ। ये कहकर फ्रीन ने अपने वीक पॉइंट को बेकी के वीक पॉइंट पर थोड़ा सा पुश किया। बेकी को बहुत दर्द महसूस हुआ। उसने फ्रीन को मजबूती से पकड़ लिया। फ्रीन बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे अपने वीक पॉइंट को उसके वीक पॉइंट पर मूव करने लगा। बेकी बहुत दर्द फील कर रही थी। बेकी, बस थोड़ी देर, फिर सब ठीक हो जाएगा, फ्रीन ने कहा। बेकी ने हाँ में सिर हिलाया और मजबूती से फ्रीन को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद उसका दर्द नॉर्मल हो गया। फ्रीन को एक अजीब सी खुशी थी इस बात की कि वो एक इकलौता इंसान है जो बेकी के इतने करीब है। वो सिर्फ उसकी है। और फिर वो धीरे धीरे अपने वीक पॉइंट को बेकी के वीक पॉइंट पर मूव करने लगा। थोड़ी देर में उन दोनों ने एक साथ कंप्लीट किया और फ्रीन ने उसका माथा चूम लिया। आई लव यू बेकी, तुम्हें बहुत दर्द तो नहीं हुआ? फ्रीन ने पूछा। बेकी ने उसकी आंखों में देखा और ना में सर हिलाया। नहीं, पर मुझे आप आज मेरे बहुत करीब महसूस हुए, इतने जितने मैंने कभी किसी को महसूस नहीं किया। फ्रीन उसकी बात पर मुस्कुराया और उसे यूं ही बाहों में भरकर सो गया। ये बेकी का फर्स्ट टाइम था और वो उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। और इसी के साथ एपिसोड 16 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।